नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कल, आज और कल में। अपने तीसरे एपिसोड में बात सियासत के उस वट वृक्ष की जिनका करिश्मा विपरीत हालात में भी चमकदार और किसी को भी चकित कर देने वाला रहा। बात सियासत के उस राजा की जिनको बड़े से बड़े विरोधी को भी हैरान कर देने वाली उनकी सलाहियत ने ही उन्हें हिमाचल का इतना बड़ा नेता बनाया कि प्रदेश की राजनीति को 6 दशकों तक अपने हिसाब से प्रभावित करते चले गए। बात वीरभद्र सिंह की, जिनका सियासी सफर काफी लंबा रहा, जिनका कद हिमाचल की राजनीति में सुपरस्टार जैसा था। लेकिन वीरभद्र सिंह का बचपन कैसा रहा और कैसे 13 साल की उम्र में उनको राजगद्दी संभालनी पड़ी, देखिए। कहानी हिमाचल प्रदेश की सियासत के वट वृक्ष की, जिनका हिमाचल की राजनीति में सुपरस्टार जैसा कद था। कहानी उस राजा की जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। कहानी उस शख्स की जो 13 साल में राजगद्दी और 27 साल की उम्र में सियासत में एंट्री लेता है। कहानी उस शख्स की जो बनना तो प्रोफेसर चाहते थे लेकिन बने प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी उस शख्सियत की जिनकी राजनीति का प्रभाव 6 दशकों तक रहा। अपने एपिसोड 3 में कहानी उस राजा की जो चाहते तो प्रोफेसर बनना थे लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तो चलिए जीवन के पलटते हैं पन्ने उस किरदार के जिस पर जितना कहा जाए उतना कम है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सियासत के वट वृक्ष वीरभद्र सिंह की। वीरभद्र सिंह का सियासी सफर काफी लंबा रहा। उन्होंने 60 साल तक सूबे की सेवा की। इस दौरान उन्होंने कई चुनाव लड़े। सिर्फ 27 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने सियासत में एंट्री ली और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का पद भी हासिल किया। राजा साहब के नाम से मशहूर वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने सूबे के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई और उसका फायदा आम जनता को हुआ। लेकिन हम बात सबसे पहले शुरू करेंगे वीरभद्र सिंह की पढ़ाई लिखाई से। 23 जून 1934 को वीरभद्र सिंह का जन्म बुशहर राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा पद्मदेव सिंह था, मां का नाम शांति देवी। वीरभद्र सिंह की शुरुआती पढ़ाई लिखाई शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में हुई। हालांकि बाद में उनको पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया गया। वहां वीरभद्र सिंह ने सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद एमए की पढ़ाई की। वीरभद्र सिंह प्रोफेसर बनना चाहते थे। उनको इतिहास पढ़ाना अच्छा लगता था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वीरभद्र सिंह ने 2 शादियां की थी। साल 1954 में जब वो सिर्फ 20 साल के थे तो उनकी शादी जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी से हो गई। रतन कुमारी और वीरभद्र सिंह की 4 बेटियां हैं। राजा साहब की पत्नी रतन कुमारी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसकी वजह से उनको 24 साल तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा और उन्होंने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। 1985 में 51 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने दूसरी शादी प्रतिभा सिंह से की। 13 साल की उम्र में राजगद्दी संभालने वाला राजा, जिसकी सियासत में एंट्री काफी दिलचस्प रही, जिनके राजनीतिक गुरु पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, तो इंदिरा गांधी ने भी उनको सियासत के गुर सिखाए।
अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ने से लेकर इंदिरा गांधी सरकार में राज्य मंत्री बनने तक कैसा रहा उनका सफर, समझिए। वीरभद्र सिंह को राजनीति में लाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साल 1959 में इंदिरा गांधी के कहने पर वीरभद्र सिंह दिल्ली से हिमाचल प्रदेश लौट गए और जनता के बीच सक्रिय हो गए। जो वीरभद्र सिंह जी का पहला लोकसभा चुनाव था, इनफैक्ट उसकी टिकटों की अनाउंसमेंट हुई तो वीरभद्र सिंह कहीं रामपुर में थे, तो संदेशा आया, उस ज़माने में फ़ोन भी नहीं थे इतने, तो संदेशा आया कि तुरंत जो है आप मिलिए। पिताजी का, उनके पिताजी का संदेशा आया। तो जब मिले तो उनके पिताजी बड़े नाराज़ हुए उनके ऊपर, ये मुझे वीरभद्र सिंह जी ने बताया था। और उन्होंने कहा कि कमाल है, तुम टिकट भी ले आए और मुझे बताया नहीं। तो कहते मुझे तो खुद पता नहीं था कि टिकट मिली है कि नहीं मिली है। तो वो ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट हुई थी बेसिकली उनकी टिकट की दिल्ली से, और इस तरह से फिर वो उन्होंने चुनाव जो है पहला लड़ा। 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 23 जनवरी 1962 को वीरभद्र सिंह को महासू लोकसभा से टिकट देने का फैसला किया। उस समय वीरभद्र सिंह की उम्र सिर्फ 27 साल थी। बुशहर सीट के ये भूतपूर्व राजशाही जीवन में हमेशा ही नौकर चाकरों और खिदमतगारों से घिरे रहते थे, लेकिन अपने पहले ही चुनाव में 27 साल के वीरभद्र सिंह के पास ऐसे चुनाव क्षेत्र से चुनावी जंग जीतने की चुनौती सामने थी। उस पहले चुनाव के लिए 2 महीने तक 10,000 फुट की ज्यादा ऊंचाई वाले मुश्किल रास्तों पर वीरभद्र सिंह ने खुद चलकर प्रचार किया था। हर जगह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुद पहुंचने और जोखिम लेने का यही जुनून वीरभद्र सिंह के मायने होने का मतलब समझाता है। साल 1962 में हुए इस चुनाव में वीरभद्र ने बड़ी जीत हासिल की और पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1962 में वो पहली बार जो है शिमला, जो उस समय उसका महासू सीट नाम होता था, वहाँ से वो सांसद चुने गए। और उसके बाद 2 बार जो है वहीं से उसी सीट से उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा और सांसद बने। तो उस समय वो युवा थे और हिमाचल के लिए शुरू से ही उनका एक इमोशनल टच भी था। साल 1972 और 1976 में मंडी से लोकसभा पहुंचे। आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में वीरभद्र सिंह की हार हुई। साल 1980 में जब फिर से लोकसभा चुनाव हुए तो वीरभद्र सिंह की जीत हुई। इसका इनाम भी उनको जल्द ही मिल गया। साल 1982 में इंदिरा गांधी की सरकार में उनको उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। एक वाकया जिसने हिमाचल की राजनीति में सब कुछ बदल दिया, खास तौर पर वीरभद्र सिंह की तकदीर। ये एक ऐसा वाकया रहा जिसके बाद वीरभद्र सिंह सियासत में अपनी मजबूत पकड़ बनाते चले गए, क्योंकि सिर पर हाथ केंद्रीय नेतृत्व का था। फिर क्या था, अपने धुर विरोधियों को धूल चटाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किस्सा वीरभद्र के पहली बार सीएम बनने से लेकर केंद्र में अपनी जगह पक्की करने का। साल 1983 में कांग्रेस की ठाकुर रामलाल की सरकार पर घोटाले के आरोप लगे। इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सीएम बदलने का फैसला किया और सूबे की कमान पहली बार वीरभद्र सिंह के हाथ में आई। साल 1985 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की जीत हुई और वीरभद्र सिंह दूसरी बार सीएम बने। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई और जब भी कांग्रेस की सरकार बनी वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। 83 में गड़बड़ हो गई थी। 80 में शांता कुमार की संघ की सरकार थी, शांता कुमार की जनसंघ की, उसमें गड़बड़ हुई। सत्ता जो है कांग्रेस के पास चलेगी। पाला बदला कई विधायकों ने, ठाकुर रामलाल थे वहाँ पे। फिर ठाकुर रामलाल को लेकर जो है कोई प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो है वीरभद्र सिंह जी को भेजा गया। और इंटरेस्टिंगली जुब्बल कोटखाई से ही उन्होंने
अपना जो है उपचुनाव लड़ा उन्हीं ठाकुर रामलाल की सीट से, क्योंकि ठाकुर रामलाल जी को गवर्नर बना के भेज दिया गया था साउथ में। रामपुर बुशहर शाही परिवार के वंशज वीरभद्र सिंह नाम से मशहूर राजा साहब ने एक राज्य पर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पर 5 दशकों से ज्यादा समय तक शासन किया। 1962 में लोकसभा चुनाव से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने 5 बार संसद सदस्य के रूप में सेवा की, हालांकि लगातार नहीं। साल 1967, 1971, 1980 और 2009 में वह संसद के सदस्य रहे। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 1983 में शुरू हुआ था। 1990 तक लगातार 2 बार वह इस पद पर बने रहे। केंद्रीय राजनीति में अनुभवी वीरभद्र 5 बार सांसद और 6 बार सीएम रहे थे। राजा साहब इतने बड़े लोकप्रिय नेता थे कि वे 1985, 1993, 2003 और 2012 में फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। साल 1976 और 77 में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे। उन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव भी जीता और केंद्रीय इस्पात मंत्री और बाद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में काम किया। वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। वीरभद्र भी कुछ इसी मिजाज के थे। वीरभद्र हर राजनीतिक लड़ाई को लड़ना और जीतना जानते थे। वाकया 90 के दशक का है, जब सियासी संकट से उबरकर वीरभद्र ने खुद को स्थापित किया और जरूरत पड़ने पर हर वो सियासी पत्ता रखा जिससे बाजी उनके हक में आती चली गई। वीरभद्र सिंह अपने रास्ते में आई लगभग हर परेशानी से बच गए, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप और पार्टी के भीतर प्रभाव कम होना भी शामिल था। उन्होंने पार्टी के कई प्रतिद्वंदियों की धमकियों का मुकाबला किया। 90 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखराम ने उनके लिए एक विकट चुनौती पेश की। 1993 में कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटों में से 52 पर जीत हासिल की थी। सुखराम, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के करीबी थे, वह मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते थे। सुखराम को 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वीरभद्र, जो अपने राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे, उन्होंने सत्ता पर दावा करने के लिए 5 निर्दलीय विधायकों के साथ 29 विधायकों का समर्थन हासिल किया, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान की तरफ से भेजे गए तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दोबारा विचार करने पर मजबूर हुए। टेलीकॉम घोटाले में सुखराम का नाम आने के बाद वीरभद्र ने फिर से पैर जमाए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वीरभद्र सिंह हर राजनीतिक लड़ाई को जीतना जानते थे। जो हाईकमान है वो चाहता था कि सुखराम जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो बने, उनको वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाए। पंडित सुखराम जो है बहुत ही ताकतवर नेता रहे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन क्योंकि वीरभद्र सिंह जो हैं वो माहिर थे सियासी रूप में, सियासी अगर कदम आगे बढ़ाने में कहें तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको एक अनुभव था, क्योंकि दिल्ली भी रहे, सांसद भी रहे, तो तमाम ऐसे नेताओं से बात भी हुई, तो ये एक अनुभव हो जाता है। उसी अनुभव को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसी अनुभव के ज़रिए जो है उन्होंने पंडित सुखराम, जो कि लगभग मुख्यमंत्री जो है वो बनते नज़र आ रहे थे उस दौर में, उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, क्योंकि एक कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है अपना ख्याल खुद रखता है कोई भी नेता हो जिसने आगे बढ़ना होता है। तो तमाम जो विधायक हैं उन्होंने, अगर कुछ एक विधायकों की बात कर ली जाए तो वो पंडित सुखराम की तरफ से, लेकिन ज़्यादातर विधायकों का झुकाव जो था वो वीरभद्र सिंह की तरफ था। तो एक मुझे लगता है कि वहाँ से भी एक यू टर्न, एक ट्विस्ट आया और ज़्यादा मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जो पद पर रहे वीरभद्र सिंह, उनमें और ज़्यादा एक कह सकते हैं कि राजनीतिक मजबूती देखने को मिली उस समय।
और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि वीरभद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन हिमाचल और हिमाचल वासियों के उत्थान में लगाया है, जिसके चर्चे हर हिमाचल वासी की जुबान पर पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। सूबे की सियासत में वीरभद्र सिंह का डंका बज रहा था। देखने वाले हैरान थे, विरोधी परेशान थे। ये बात वीरभद्र भी जानते थे कि राजनीति की धुरी होने के क्या फायदे हैं, क्या नहीं। उनका कद सियासत में जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ रही थी। अब एक वाकया और आपको बताते हैं। अब आपको एक और राजनीतिक वाकया बताते हैं। जब सुखराम ने 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना के बाद वीरभद्र सिंह पर फिर से हमला किया और 24 मार्च को प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रण में लाने में मदद की। वीरभद्र सिंह सरकार ने एकमात्र निर्दलीय विधायक रमेश चंद चौधरी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद इस्तीफा दे दिया। तब राज्यपाल वीएस रमा देवी ने वीरभद्र को 10 दिनों के भीतर सदन के पटल पर बहुमत साबित करने को कहा। लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनाव ने त्रिशंकु सदन की स्थिति पैदा कर दी। 2003 में वीरभद्र सिंह ने सरकार बनाकर प्रदेश में कांग्रेस के अंदर अपने एक छत्र वर्चस्व को विरोधियों के सामने साबित किया, तो वहीं 2012 का चुनाव शायद वीरभद्र सिंह के लिए संभवतः सबसे मुश्किल, चुनौतियों से भरा और अस्तित्व का सवाल बन गया था। दरअसल मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे वीरभद्र ने हिमाचल की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जाने के बाद पद छोड़ दिया। हालांकि उनकी लोकप्रियता ने फिर से पार्टी आला कमान को उन्हें राज्य में वापस भेजने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस ने 2012 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव फिर से वीरभद्र सिंह की अगुवाई में लड़ा और जीत हासिल की। कांग्रेस ने 2012 में 36 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली थी। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा की 68 सीटों में से 36 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य की सत्ता से बीजेपी को बेदखल कर दिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिली थी। इन चुनावों ने एक बार फिर ये बता दिया था कि उनकी पार्टी या प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से कोई भी वीरभद्र की लोकप्रियता की बराबरी नहीं कर सकता था। सियासत करने का मन तो खूब था, लेकिन वक्त के साथ ढलती उम्र जवाब दे रही थी। वीरभद्र सिंह की ये व्यथा उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता था। बात 2017 की है, जब राजा साहब सियासत में अपनी जंग तो जीते, लेकिन कांग्रेस को नहीं जिता पाए। बात 2021 की भी, जब राजा साहब लंबे सियासी सफर के बाद हिमाचल की सियासत में शून्य पैदा कर गए। 2017 आते आते हिमाचल प्रदेश की सियासत तेजी से करवट ले रही थी। जहां एक तरफ प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक थे, तो वहीं कांग्रेस के सामने सत्ता में बरकरार रहने की चुनौती भी बड़ी होती जा रही थी। चुनाव सिर पर थे, वहीं उम्र दराज वीरभद्र सिंह के सामने अपना आखिरी चुनाव लड़ने की बात भी कांग्रेस के सामने कोई कम छोटी नहीं थी। सियासत की पिच पर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार राजा साहब ने अपने बेटे विक्रमादित्य को भी विधायकी का टिकट दिलवा दिया था। वहीं वीरभद्र सिंह ने तब अपने बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान करके वंशवाद की सियासत पर बहस को गरमा दिया था। हिमाचल की सियासी फिजाओं में लगातार ये सवाल भी घुमर रहा था, क्या कांग्रेस सत्ता पर काबिज रह पाएगी या नहीं।
लेकिन 2017 में हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए तो वही हुआ जो कांग्रेस को डर था। यानी 2017 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसलकर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ चुकी थी। कांग्रेस ये चुनाव हार गई थी। हालांकि वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह अपनी सीट से चुनाव जीत गए थे। समय का पहिया आगे बढ़ रहा था। जहां विपक्ष में बैठी कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां थी, तो वहीं राजा साहब बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों से घिर रहे थे। फिर एक सुबह जुलाई 2021 को खबर आई कि राजा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया था। राजा साहब का चले जाना हिमाचल की सियासत में शून्य पैदा करने जैसा था और ये भी तय है हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर बात बिना वीरभद्र सिंह के अधूरी है, बेमानी है। क्योंकि वीरभद्र सिंह केवल अपनी रियासत के राजा ही नहीं थे, वो सियासत के भी राजा थे। एक शाही परिवार में उनका जन्म हुआ और कुछ समय तक, आज़ादी तक जो है वो एक राजा के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मगर जब लोकतंत्र आया और देश आज़ाद हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरी मजबूती से लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया और प्रदेश को आगे ले जाया। आज उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। प्रदेश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे लोग उनको आज भी याद करते हैं। तो निश्चित तौर से उनके विकास कार्यों को आगे ले जाना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है और हम मिलकर उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो जिम्मेवारी मुझे सरकार में मिली है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और इसका पूरा सदुपयोग करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कमी पेशी भी उसमें रहे, मगर उनके दिखाए हुए रास्ते पे उनका जो एक नारा हमेशा रहा, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास और संतुलित विकास, उसी सोच के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। खैर, 2022 विधानसभा चुनाव का वो समय जब कांग्रेस पहली बार वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में तो बीजेपी प्रेम कुमार धूमल के बिना चुनाव लड़ रही थी। हालांकि जब नतीजे आए तो कांग्रेस की तूफानी जीत ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया था। फिलहाल कांग्रेस की सुक्खू सरकार में प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं राजा साहब की पत्नी प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं, हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आखिर में बात उस पहलू की जिसे आपको काफी गौर से सुनना और समझना चाहिए। दरअसल अपने राजनीतिक जीवन में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वीरभद्र सिंह अपने कुछ सपने पूरे नहीं कर पाए, या कहें कि राजा साहब के वो सपने अधूरे रह गए। प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद चुने गए, लोग उनको राजा कहते थे। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वीरभद्र सिंह अपने कुछ सपने पूरे नहीं कर पाए, या कहें कि वो सपने उनके अधूरे रह गए। पहला, वीरभद्र सिंह अपनी आत्मकथा लिखने की कई बार बात कर चुके थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार ये कहा था कि वह अपने जीवन पर एक किताब लिखना चाहते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने और अन्य व्यस्तता के कारण वह इसके लिए वक्त नहीं दे सके। वीरभद्र अपने जीवन को हमेशा खुली किताब बताते थे। दूसरा, एक बार 15 मई 2019 को शिमला के संजौली में जनसभा में वीरभद्र सिंह ने कहा था, उनका सपना था कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू में प्रोफेसर बने, परंतु राजनीति में आने के कारण उनका ये सपना
पूरा नहीं हो सका। तीसरा, वीरभद्र सिंह परंपरागत सीट रोहडू से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। अपने घर रामपुर की सीट के अनारक्षित होने के कारण वह कभी भी यहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। पुनर्सीमांकन के चलते रोहडू सीट भी आरक्षित हुई तो 2012 में उन्होंने शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा। 2017 में उन्होंने ये सीट अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह के लिए छोड़ दी थी और खुद अर्की से चुनाव लड़े थे। और आखिर में बस इतना ही कि एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है। वो उम्र फिर उम्र भर वापस नहीं आती। फिलहाल नमस्कार। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई राजनीतिक कहानी और नए एपिसोड के साथ।